बच्चों बी फाइनली में आपका सिलेबस इंग्लिश का कांतापुर नावल है रिटन बाय राजा राव। ये इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में नावल के टेक्स्ट बुक का ये फ्रंट पेज है, उसका कवर पेज है। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मूर्ति का कैरेक्टर, यानी आपके नावल में कहानी में मूर्ति का क्या रोल है, क्या कैरेक्टर स्केच उसका, उसके चरित्र चित्रण के बारे में बात करेंगे। बच्चों मूर्ति के कैरेक्टर स्केच के बारे में बात की जाए या फिर किसी भी ऐसे टाइप क्वेश्चन की बात की जाए तो मैं कहती हूँ कि उसे पॉइंट्स में लिखिएगा, हेडिंग्स में लिखिएगा। एक जैसे प्रस्ताव होता है ना कि एक पैराग्राफ लिख दिया फिर दूसरा पैराग्राफ लिख दिया, ऐसा करना अवॉइड कीजिएगा। पॉइंट्स में किसी भी ऐसे टाइप क्वेश्चन को लिखिए, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर स्केच है या फिर आपका मैं कहती हूँ ऐसे टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे? कोई भी ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने अबाउट द नॉवल एंड द नॉवलिस्ट, यानी नावल है आपका और नॉवलिस्ट यानी ऑथर यानी राइटर, ये हेडिंग आप बनाइएगा। अब इसके बारे में आपके पास दो ऑप्शन है, वो क्या क्या है? अगर आपके पास एक्सेस मटेरियल है यानी आपके पास लिखने के लिए नावल के बारे में बहुत कुछ है, नॉवलिस्ट के बारे में भी बहुत कुछ है, तो अलग अलग सेपरेट हेडिंग्स बनाइएगा। जैसे कि अबाउट द नॉवल का अलग से हेडिंग बन गया, उसको डबल अंडरलाइन कर दिया। अबाउट द नॉवलिस्ट का आगे हेडिंग बना दिया, उसके बाद अंडरलाइन कर दिया। अब अगर आपको लगता है कि नहीं हम इतना ज्यादा नहीं लिख सकते तो आपने अबाउट द नॉवल एंड द नॉवलिस्ट का एक ही हेडिंग बनाना है और उसके बाद उसके बारे में पहले नॉवल के बारे में कुछ बातें लिखिए। अगर आपको याद है कि पब्लिशिंग डेट क्या थी, लिखा कब गया था, इन पर्टिकुलर बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आपको सही अगर इन्फॉर्मेशन याद है आपको तो वही लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई ना कहीं कुछ पॉइंट छूट सकते हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। बी ऑनेस्ट विद वट एवर यू राइट। आपने अपनी बातों के साथ ईमानदार रहना है, जो भी आपको एकदम अच्छे से याद है वही बातें लिखिएगा, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। चलो ये तो बात हो गई अबाउट द नॉवल एंड द नॉवलिस्ट की। चाहे कोई भी ऐसे टाइप क्वेश्चन है, आपका समरी है, आपका कोई कैरेक्टर स्केच है या एनीथिंग, तो सबसे पहले आपने ये हेडिंग बनाना है। ये मेरे हिसाब से ये कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ऐसा लिखोगे तो शायद एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर होगा। दूसरी बात होती है कि सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात, जैसे आपने या तो अबाउट द नॉवल एंड नॉवलिस्ट का एक ही हेडिंग बनाया या फिर अलग अलग हेडिंग बना के उनके बारे में एम्पल नॉलेज आपके पास, आपने अलग अलग बातें लिख दी है। उसके बाद आप सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे, जैसे समरी है तो समरी के बारे में लिखेंगे, कैरेक्टर स्केच है तो कैरेक्टर स्केच के बारे में लिखेंगे, जो भी पूछा गया है उसके बारे में लिखेंगे। जैसे गांधी जी के बारे में पूछ ले कि गांधी जी की क्या इंपॉर्टेंस है नावल में, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते हैं एक बार भी, लेकिन उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी, उनका हर जगह एक छाप है, एक निशान है आपके नावल में, आपकी स्टोरी में। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है जो भी पूछा गया वो लिखेंगे। आफ्टर दैट कंक्लूजन। बच्चों मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसको कंक्लूड जरूर कीजिएगा। एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन इसका पड़ता है। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने क्या क्या बातें लिखी और उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस कौन सी है। मेरे हिसाब से 4 से 5 लाइन का कंक्लूजन काफी होता है, बाकी आपके ऊपर बात, आप क्या लिखना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं कि मूर्ति के कैरेक्टर स्केच की, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है आज का। बच्चों मूर्ति के कैरेक्टर स्केच के बारे में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्या क्या जानकारियां लिख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग जैसे ये अबाउट द नॉवल एंड द नॉवलिस्ट का हो जाएगा। आफ्टर दैट आता है मूर्ति के बारे में, तो आप लिख सकते हो प्रोटैगनिस्ट यानी नायक या फिर हीरो ऑफ द नॉवल। इनमें से कोई भी एक हेडिंग आप बना दीजिएगा, उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है। अगर आपको लगता है कि मूर्ति नावल का हीरो रहा है तो आप इस बारे में डिटेल में लिखिए और अपनी बात के साथ ईमानदार रहिए कि आपने जो भी लिखा है उसको जस्टिफाई आपने करना है। मूर्ति वाज द प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल या फिर इज, मूर्ति इज द प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल। अब इज लिखना है या वाज लिखना है, जिस भी टेंस में आप लिखें ध्यान रखिएगा पूरे क्वेश्चन के आंसर में आपने वही टेंस लिखना है। इज है तो सारी जगह हर जगह आपने प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। अगर आपने वाज लिख दिया तो पास्ट टेंस का ही यूज कीजिए और यह बात हर एक क्वेश्चन के बारे में जाती है। चलिए आपको लगता है कि नायक था तो बता दीजिए कि शुरुआत से लेकर अंत तक मूर्ति एक ऐसा इंसान था जिसने आंदोलन की शुरुआत की, जो अपने गांव में आ गया था वापस, देश के बहुत सारे युवाओं की तरह अपने पढ़ाई छोड़ के आ गया था
क्योंकि उस समय बहुत जरूरी हो गया था देश के लिए। वह गांव में शुरुआत कर देता है आंदोलन की, वह हरि कथा का आयोजन का को लीड करता है, वह आंदोलन को लीड करता है, वह जातिवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाता है। यानी नायक के तौर पे क्या क्या बातें लगती हैं आपको, वो सभी इस हेडिंग में आप लिख दीजिएगा। दूसरी बात आती है एजुकेटेड यंग मैन। अब यह बच्चे जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ वही आप लिखे, आप अपने हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि आपको क्या समझ आए। देखिए मैं आपको सिर्फ आइडिया बता रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। आप पहले मेरी बात को समझिए, मेरा क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आप खुद से समरी पढ़िए। और मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप खुद से ही अलग से क्वेश्चन बना के लिखने की कोशिश कीजिएगा। किसी हेल्प बुक में कुछ लिखा मिलेगा, किसी हेल्प बुक में कुछ, तो हर जगह का आइडिया इकट्ठा करते हुए आप अपनी बात को कंक्लूड कीजिएगा। ये मेरा सजेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेटेड यंग मैन यानी वह गांव का पढ़ा लिखा नौजवान था। देश के बहुत सारे, इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो कि उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी टाइम पर बहुत सारे नौजवान अपने एजुकेशन का, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते हुए अपने गांव की तरफ वापस लौट रहे थे। वह गांव का एक सभ्य इंसान माना जाता था, हर किसी को उस पर ट्रस्ट था। उसे पता था कि कैसे लोगों को जागरूक करना है। अपनी शिक्षा का उपयोग उसने कहाँ कहाँ किया, ये बात आप लिखिए। उसने गांवों को शिक्षित करने की कोशिश की। उसने लिटरेसी यानी साक्षरता और एजुकेशन यानी शिक्षा, बच्चों दोनों में फर्क होता है। लिटरेसी होता है आपका साक्षरता यानी अक्षर ज्ञान, साक्षर होना। वह साक्षर तो था ही, इसके साथ साथ वह शिक्षित भी था। शिक्षा और साक्षरता में फर्क होता है। साक्षर भी था, शिक्षित भी था। उसे पता था कि जातिवाद को खत्म किए बिना देश में एकता आनी बहुत ही असंभव कार्य है, और इस असंभव कार्य को उसने कर दिखाया। जब हम देखते हैं ये वही गांव वाले जिन्होंने उसका सामाजिक बहिष्कार किया, उसके बाद हर कोई उसके पीछे था, सिवाय उन लोगों के जो कि सरकारी एजेंट थे यानी अंग्रेजों के एजेंट थे। आगे है यूनाइट द विलेजर्स अगेंस्ट कास्टिज्म। इस हेडिंग में हम लिख सकते हैं कि लोगों को जातिवाद से ऊपर उठने का जो पाठ सिखाया किसने, मूर्ति ने, वह काबिल तारीफ था। इट वॉज वेरी सो परफेक्ट थिंग अबाउट मूर्ति। कैसे, और एक और बात लिख सकते हैं कि मूर्ति ने भले ही लोगों को जातिवाद से ऊपर उठने का एक पाठ सिखाया था, लेकिन यह वही मूर्ति है जब परिहार के घर में जाता है। रतन्ना घर पे नहीं होता, रतन्ना की वाइफ गिलास में दूध लेकर आते और मूर्ति को उस गिलास में दूध देते कि भैया आप हमारे घर आए हो तो हमारा मान सम्मान रखिए और हमारे घर से आप कुछ खा पी के जाइए। लेकिन मूर्ति हिचकिचाते हुए कांपते हाथों से उस गिलास को लेता है और उसके बाद घर आके गंगा जल से खुद को शुद्ध करता है और उसी शुद्ध जल को पीता है। तब उसे लगता है कि अब मैं पवित्र हूँ। यानी कहीं ना कहीं जातिवाद के खिलाफ वह भले ही था, लेकिन जिस बात को परवरिश, जो बातें हमारी परवरिश में डाल दी जाती, अपब्रिंगिंग में जिन बातों का समावेश कर दिया जाता है, वह बातें आसानी से छूटती नहीं है। आगे है टेक्स इनिशिएटिव एज अ गांधीयन फॉलोवर। देखिए गांधी जी की हर जगह धूम मची हुई थी उस समय पे। गांव का युवा घर देशवासी गांधी जी का एक कहते ना अंधभक्त बने थे कि हमें तो बस गांधी जी के मंत्र मानने और कुछ भी नहीं चाहिए। तो वह गांव में एक गांव वाले मूर्ति को अपना गांधी मानने लग जाते हैं कि पूरे देश के गांधी जी ठीक है, लेकिन हमारे गांव का गांधी कौन है? हमारे गांव का गांधी तो भैया मूर्ति है। अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। स्टेफन कॉफी स्टेट में जाता है तो वहाँ पे हिंसा हो जाती है, तब वह उपवास करता है। ये इसको यहीं तक रखिए क्योंकि फास्टिंग का अलग से हमने हेडिंग बनाया है। लेकिन हमने गांधी जी कैसे उसको गांधी का फॉलोवर माना गया, किन किन बातों में उन्होंने गांधी को फॉलो किया, उन सब बातों को हमने इस हेडिंग में लिखना है। आगे बढ़ता है एजुकेट द वर्कर्स। उसके बाद स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट में जैसे मूर्ति डिसाइड करता है जाने का लेकिन वहां पहुंच नहीं पाता, रास्ते में ही बड़े खां और दूसरे कर्मचारियों ने मूर्ति को रोक लिया होता है। और वह कोशिश तो करता है कि वर्कर्स को भी मैं एजुकेट करूं ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, टुवर्ड्स देयर राइट्स, देयर ड्यूटीज। और वह उन्हें देसी शराब से भी पीछा छुड़ाने का कुछ प्रयत्न करता है ताकि लोग अपने होश में रहें। अरे होश में रहेंगे भैया तभी तो अपने बारे में कुछ सोचेंगे, देश तो बहुत बाद में आता है। यानी इस प्रकार से उसने वर्कर्स को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश करी थी। आगे है फास्टिंग। फास्टिंग मतलब व्रत। पहले तो फास्टिंग के बारे में 2-3 लाइन आप बता दीजिए, जैसे कि मैंने समरी में आपको बताया था बहुत डिटेल में। आप उनमें से 1-2 लाइन पिक कर सकते हैं। पहले फास्टिंग बताइए क्या है। फास्टिंग का बहुत सॉरी
फास्टिंग का महत्व माना जाता है अपनी भारतीय संस्कृति में, अपनी आध्यात्मिक संस्कृति है। महात्मा गांधी जी ने भी व्रत फास्टिंग को एक इम्पोर्टेंस दिया था अपनी लाइफ में। जब भी कुछ हिंसा हो जाती, उन्हें लगता कुछ सही नहीं हो रहा, वो अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, फॉर द प्योरिटी ऑफ हिज सोल, वो क्या करते थे, फास्टिंग करते थे। और ऐसे ही फॉलो करते हुए मूर्ति ने भी गांधी जी को फॉलो किया और फास्टिंग को अपनाया। कब किया था? जब स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट में हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद उसका मन दुखी हो गया था, तब उसने फास्टिंग किया था। उसको फॉलो करते हुए गांव वालों ने भी बाद में उसके लिए फास्टिंग किया था, जब उसे जेल हो गई थी और उसे जेल में पकड़ के रखा गया था। आगे है डेडिकेट लाइफ फॉर द नेशन। डेडिकेट्स और लाइफ के बीच में हिज आप लिख सकते हो। यानी मूर्ति ने क्या किया था? मूर्ति ने अपनी लाइफ को अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया था, डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया था। वो कैसे? देखिए मूर्ति ने क्या किया। मूर्ति ने अपने गांव वालों को जागरूक किया, अपने घर बार को छोड़ दिया, सामाजिक बहिष्कार को भी झेला। उसके बहिष्कार की वजह से उसकी माता जी का देहांत हो गया। ये सब देखते हुए इसके बावजूद भी मूर्ति ने क्या किया? मूर्ति बाद में गांव वापस आने के बजाय जवाहरलाल नेहरू जी को फॉलो करने लग जाता है और अपनी सारी जिंदगी को समर्पित कर देता है देश के लिए। अरे शुरू से लेके अंत तक उसने किया ही क्या था? बच्चा था, पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते बीच में तो वापस आ गया था घर पे। अब वापस आने के बाद उसने क्या किया? सारा कुछ समर्पण अपना गांव के नाम पे, देश के नाम पे। गांव तो एक शुरुआत थी, लेकिन अल्टीमेटली वो समर्पण किसको जाता था? देश के नाम पे जाता था। आगे है कंक्लूजन। देखिए बच्चों, कोई भी आपका ऐसी टाइप क्वेश्चन है, मैं कहती हूँ उसको कंक्लूड जरूर कीजिए। कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं? लास्ट में कंक्लूजन का एक हेडिंग डाल के हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि भैया जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट थे, जो हमारे राइटर, जो हमारे नायक थे, जो हमारे हीरो थे, राइटर ने उनके बारे में जो जो बातें लिखी हैं, और उसके बारे में क्वेश्चन में हमने शुरुआत से लेके एंड तक जिन जिन बातों को हमने लिखा है, 4-5 बातें इंपॉर्टेंट सी लाइन आपको लगता है कि ये बातें एकदम सार है मेरी कहानी का, उसके बाद आप अपने शब्दों में कंक्लूड कर दीजिए कि मेरे हिसाब से मूर्ति नावल में प्रोटोगोनिस्ट है या नहीं, नायक है या नहीं, हीरो है या नहीं, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं मानते आप, फिर भी क्या कमी लगती है। उसके बाद क्या क्या आपके मन में विचार हम वो सब बातें कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं। तो बच्चों ये तो था मूर्ति का कैरेक्टर स्केच। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे टाइप क्वेश्चन रहते हैं, हम धीरे धीरे सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन अ न्यू वीडियो। बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपके साथ दूसरे दोस्तों को भी ये सब जानकारी पता होना चाहिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।